आयनिक इक्विलिब्रियम। पहले तो इसमें आपके पास एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट हम लोग डील करेंगे कि एसिड कहते किसे हैं, बेस कहते किसे हैं। आज तक आपने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एसिड वो है जो वाटर में आपके पास H+ डोनेट करे, और बेस वो है जो OH- आयन डोनेट। बट सिर्फ इतनी सी बात से काम नहीं चलता। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, ठीक है, तीनों हम लोगों को पढ़ने हैं। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यानी कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कौन एसिड है कौन बेस है। दूसरा है लुईस कॉन्सेप्ट, और तीसरा है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। अभी स्पेलिंग पूरी तरह से गलत हो सकती है, बट नाम सुन लोगे तो हो जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों ने अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस को डिफाइन करा, और तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, बनाइए और फिर शुरू करते हैं इसको। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपको आता है, आप पढ़ चुके हैं। आर्हेनियस कहता है कि एसिड वो होते हैं जो विच प्रोवाइड्स H+ आयन इन वाटर। बेस फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। सही बात है। ग्लूकोज है, जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन था C6H12O6, ग्लूकोज में H होता है, बड़े एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि पानी में ही H+ देता नहीं है। सिंपल सी बात है, पानी में H+ देना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड इसने बोला बेस। बेस कौन है? दोज हु प्रोवाइड्स OH- आयन इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH एंड सो ऑन। लिखिए इसको। अब इससे पूछा कि अच्छा ये बात है, तो ये बताइए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। कहता है जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अगर आप पानी की बातें कर रहे हो तो ये भी समझिए HCl को जब आपने वाटर में डाला होगा तो इसमें H+ और Cl- बना होगा। NaOH को डाला होगा तो इसने Na+OH- आयन तो बनाया ही होगा। पानी की बातें कर रहा है ना ये। जब NaCl पानी में जाएगा तो ये Na+ और Cl- बनाएगा, और वाटर है ही सही। सही बात है। वाटर नहीं, वाटर का आयनाइजेशन वाटर में कैसे होगा? वाटर तो वाटर है, तेरे ग्लास में पानी भर दिया, अब उसमें H+OH- टूटने लग जाते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस से टूटते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे तो Cl- तो LHS में है, RHS में भी है, Na+ भी है, ये भी है। तो बचा क्या? जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हो रहा है? उसमें हो रहा है कि H+ और OH- आयन रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं, और ये वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन इज रिएक्शन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें वाटर को क्या बोला? न्यूट्रल। लिखिए इसको। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरी तरह से टूटेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा। ठीक है, बट दिक्कत ये हो गई जब इससे पूछा गया कि आप ये बताइए CO2 क्या है, एसिडिक या बेसिक? H+ तो नहीं देगा। SO2 क्या है, NO2 क्या है, NH3 क्या है? इनके बारे में इससे बोला ही नहीं गया। तो नोट लिखिए, he could not explain SO2, CO2, NH3 etc.
जिनके पास H प्लस न देने के लिए होता है वो लोगों के बारे में ये नहीं बोलता। और अगर पानी नहीं है तो तब भी तो नहीं बोल सकता, तब तो ये कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये अपनी लिमिटेशंस पानी तक ही सीमित रखता है। इसके बाद आया लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस क्या बोलता है? लिविस कहता है कि एसिड वो है those who accept लोन पेयर, और बेस वो है who donates लोन पेयर। ये H प्लस की बात ही नहीं कर रहा, लिखिए इसको। who accepts और has tendency to donate, है ना, to donate। तो लुइस एसिड कौन हुए? जो लोन पेयर लेता है या लेने की टेंडेंसी रखता है। और लोन पेयर लेगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, आपने पढ़े हुए हैं, जिनके ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के एग्जांपल याद है? BF3, AlCl3, बोरोन के सारे कंपाउंड है, ठीक है, ETC। वो ये होते हैं हाइपरवैलेंट। तीसरा, हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, उस लोन पर लोगे तो रखोगे कहां? आपके पास तो जेबी नहीं है, पैसा तो ले लिया, रखोगे हाथ में पकड़ोगे? तो उसको रखने के लिए इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होने चाहिए। ये होते हैं आपके पास लिविस एसिड। AlCl3, FeCl3, ये सारे के सारे। और बेस वो जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर है वो आपका बेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NH3, PS3। वाटर को इसने क्या माना? वाटर क्या है? बेस। लुइस बेस है, इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल, इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल है, यहां बेस है। अल्कोहल जितने भी होते हैं, ऑक्सीजन जिसमें आ गया उसमें लोन पेयर आई है ना, ईथर हो गया, ये सब आपके लुइस बेस है। अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? एक तो हाइपरवैलेंट, जिसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो गए। इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये, है ना। न्यूक्लियोफाइल है ये सारे, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। वही बात है, न्यूक्लियोफाइल वो जो लोन पेयर देगा, वही तो बात होगी। इलेक्ट्रोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। ऑल नेगेटिव आयन कह सकते हो आप। IF7 हो गया, हाइपरवैलेंट होते हैं ना ये। IF7 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में, सेंट्रल एटम के पास। PCl5 में 10 है फास्फोरस के पास, 5 क्लोरीन के, 5 इसके खुद के। SF6, ये सब आपके लुइस बेस है। आइए ब्रोंस्टेन लॉरी की बात करते हैं। ये कहता है भाई एसिड वो है जो H प्लस करता है, और बेस वो जो H प्लस है।
इसने पानी का नाम ही नहीं लिया। इसने ही बोला ना H प्लस आयन डोनेट करेगा, बट किसमें? ये कहता है पानी की ज्योति नहीं। लिखिए इसको। H प्लस को आप प्रोटॉन कहते हैं, है ना, याद रखना। H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन। अब कहता है कैसे 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 कि एग्जाम्पल दो, जैसे HCl है। HCl एसिड क्यों है ये बता रहा है कि HCl ने जब H2O से रिएक्शन करी तो अपना H प्लस इसको दे दिया, तो ये बनाया H3O प्लस और Cl माइनस। तो ये हो गया एसिड, और ये कौन हो गया? बेस, क्योंकि इसने H प्लस एक्सेप्ट करा है। तो 10th क्लास में आप करते थे HCl वाटर से रिएक्शन करता है और H प्लस Cl माइनस आयन देता है, इसको आप बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। बट बेसिकली H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता। पानी में जब भी H प्लस बनता है ये वाटर से रिएक्शन करके क्या क्या बना लेता है? H3O प्लस। तो इसको भी आप क्या बोलते हो? हाइड्रोनियम आयन। इसको भी क्या बोलते हो? हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि इसी की फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। और जैसे इसमें और बात करते हैं, जैसे NH3 है, NH3 H प्लस एक्सेप्ट करता है तो NH4 प्लस बनाता है, तो ये कौन हो गया? बेस, क्योंकि जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? बेस। वाटर आपका H प्लस OH माइनस आयन में टूट सकता है, और इवन वाटर आपका H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, H3O प्लस बनाता है। भूल गया, अभी भी तो बनाया था। तो यहां देखोगे तो ये एज ए एसिड है, यहां देखोगे तो ये क्या है? तो ये क्या हो गया? तब एल्कली पता है किसे कहते हैं? जो बेस पानी में घुल जाते हैं। ये क्या है? एसिड भी है, बेस भी है, तो ये क्या हुआ? न्यूट्रल हो गया। एम्फोटेरिक। ऑक्साइड बोला मैंने? एम्फोटेरिक। वाटर को क्या माना इसने? एम्फोटेरिक। इसलिए तो बता ही नहीं पाया, इसके अकॉर्डिंग बेस था, इसके अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक है नेचर में। लिख लीजिए। हो गया। इसमें एक चीज और पढ़नी है अपन को, और अरे यार इसमें न्यूट्रलाइजेशन छूट गया, इसमें अलग से लिखवा दूंगा, है ना, या अभी लिखवा दूं? इसी में जगह है तो लिख लो इसमें न्यूट्रलाइजेशन। इसमें कैसे कैसे होता है न्यूट्रलाइजेशन? जैसे ये NH3 है, ये करा हुआ है आपने, ये लिविस बेस है, और BF3 ये कौन है? लिविस एसिड है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको याद है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हो जाता है सर, और sp2 से sp3 हो जाता था। sp3 है इसका, चुप रहे। इसका भी क्या है? sp3। इसका कितना है? sp2। कितना हो गया? sp3। ठीक है, तो ये चेंज होता है। तो मतलब ये है इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन, कि लिविस बेस लिविस एसिड से रिएक्शन करता है और अपने लोन पेयर इसको दे देता है, तब ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है यहां पे? अमोनिया का तुम्हें याद नहीं क्या होता है स्ट्रक्चर? पिरामिडल होता है ना, ये तो याद कर लो। अब यहां पे क्या हो गया? ये टेट्राहेड्रल। sp2 कैसा होता है? ट्राइंगुलर प्लेनर। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो रही है। अलग से हेडिंग लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस।
conjugate acid and conjugate base by Bronsted and Lowry। ये चीज समझनी है आपको, ये आगे भी काम आएगी आपके। इसमें कोई दिक्कत किसी को? देख लो एक बार, अब पूछ लिया करो, समझ में भी नहीं आ रहा पूछेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, याद भी नहीं करेंगे, नंबर भी नहीं लाएंगे, और पीटेंगे फिर। आइए, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड वो जो H प्लस देता है, बट एसिड H प्लस दे करके करता क्या है? यह कहता है कि जब एसिड H प्लस देता है तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, जब ये H प्लस देगा तो क्या बनेगा? Cl माइनस और H प्लस। इस Cl माइनस को आप बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। स्पेलिंग पूरी लिख देता हूं, कॉन्जुगेट बेस किसका? ऑफ HCl। किसी का भी कॉन्जुगेट बेस बनाना है उसमें से H प्लस हटाना है, लिखिए। और बेस कौन? बेस H प्लस को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल NH3 है, आपसे बोले NH3 का कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। NH3 क्या है? बेस है, तो आप इसको H प्लस दीजिए तो NH4 प्लस बनेगा एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। लिखिए इस बात को। देख बेटा, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। एसिड जब H प्लस लूज करता है तो H प्लस लूज करने के बाद जो बनता है उसी आयन को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे HCl ने H प्लस हटा दिया तो Cl माइनस बचा, इस Cl माइनस को हम HCl का कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। सिमिलरली अपोजिट, बेस H प्लस एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। जैसे NH3 है, इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। थोड़ा सा उल्टा है बट याद रखना पड़ेगा आपको। एक याद कर लेना बस, एसिड H प्लस लूज करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो बेस H प्लस एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। कह रहा ये आएगा तो लिख दूंगा मैं कम से कम, और ये मैं पूछूंगा भी नहीं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं HNO3 है, H2SO4 है, यह है आपके पास एसिड, आप इनके कॉन्जुगेट बेस बना के बताइए मुझे। सिंपल, NO3 माइनस, इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस, और इसका होगा HSO4 माइनस, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। सिंपल। जैसे वाटर ले लो, वाटर का आप कॉन्जुगेट बेस बनाइए और कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। एम्फोटेरिक है नहीं? तो फिर बना फिर। ठीक है, लिखिए। हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था, सुनिए इधर। सीन क्या है, अगर आपने एक सॉल्ट लिया है, एसिड लिया है, बेस लिया है, या कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में आयनाइज हो जाता है। जैसे आपने A+ और B- लिया, आपने लिखा आयनाइजेशन कांस्टेंट प्लस B- और AB। मैं आपको देखो एक ही बार में समझा देता हूं। अगर ये एसिड है तो Ki को आप Ka लिखोगे और बोल दोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर ये बेस है तो इसी Ki को आप Kb लिख दोगे, बोल दोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर ये वाटर है तो इसी Ki को आप Kh लिख दोगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये मेन काम है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल
यह बेसिक है ना। अब अगर हम एसिड का करें या बेस का करें, तो कोई एसिड आप ले लो HA, ये कोई एसिड है जो आयनाइज होकर के H+ और A- बनाता है। कोई बेस मान लो BOH जो आयनाइज होकर B+ OH- आयन बनाता है। ठीक है, अब इसके लिए Ki लिखना एक बार आप। सर ये आयनाइजेशन कांस्टेंट में लिखना है। हाँ हाँ, वो तो चल ही रहा है, वो जो लास्ट क्लास है उसके बाद में ये बेसिक है कि जो आप आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसको आप आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी लिख सकते हो, अगर ये एसिड है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी लिख सकते हो और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। सुनो सुनो रोकना, रोकिए रोकिए, बेसिक कंसंट्रेशन आता हूं। अगर ये C लिया है तो स्टार्टिंग में 0 0, C में से C अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो Ki आप क्या लिखोगे? H+ की कंसंट्रेशन, A- की कंसंट्रेशन, Ha की कंसंट्रेशन। अब मैं इसी को लिख दूंगा Ka, दैट इज H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा C- अल्फा। अब ये सब जो होते हैं ना, ये सब भी जिनके लिए लिखा जाता है, ये सब होते हैं वीक एसिड। कंसंट्रेशन अपॉन V भी तो होती है। लुक तो सही, वीक बेस। ये Ki जिसके लिए भी लिखा जाता है सारे वीक होते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता ना, ये पूरा का पूरा आयनाइज होता। तो जिनके Ka Kb ये लिखे जाते हैं वो सब कैसे होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस, है ना। वीक एसिड वीक बेस। हाँ, अब तुम बोलो क्या कह रहे हो? कंसंट्रेशन में कौन V भी तो आता बोल रहे हो। हाँ, तो C लिख दिया ना, यहाँ पे वॉल्यूम है ना, C लिख दिया ना कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जबकि ये वीक है तो इनका अल्फा जो होगा ना वो जनरली अल्फा इज लेस देन 1 होगा, इज लेस देन 1, काफी कम होता है अल्फा सबके साथ ही, तो जनरली ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे करोगे तो K भी हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन प्रिंसिपल, वही सब कुछ वही है, सिर्फ आपको ये सीखना है कि आयनाइज करना है, फिर इनको कैसे लिखना है और इसको सिंबल क्या देना है, बस खत्म हो गया। या यहां तक लिख लो सिर्फ, है ना। Ka C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, ये है ना, यहां तक लिखिए। ऐसे Kb भी आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, यहां तक आइए पहले। ठीक है, तो चाहे एसिड हो या बेस हो, ठीक है। अच्छा ये भी देखना, ये मोनोप्रोटिक है, मतलब एक H+ दे रहा है, अगर ये 2 देता तो ये फॉर्मूला गलत है, सबसे पहले एक के लिए निकालना पड़ेगा, फिर आपको भी करना पड़ेगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूं, आपके लेवल पर ये मोनोप्रोटिक ही देगा, बट स्टिल अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाए और यहां पे H2 कर दे और यहां पे 2 कर दे तो फिर 2C अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे। वेल आइए, ओवरऑल आपने क्या निकाला कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इज C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब जनरली क्या होता है, अल्फा आपको 5% से कम ही देगा, ठीक है, तो आप अल्फा कैन बी इग्नोर्ड। 5% से कम बेटा, 1%, 5% से कम ही हुआ ना, है ना। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर ये ज्यादा है, सपोज करो अल्फा आपको दे दिया कि अल्फा 20% है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो है 1 - अल्फा। हाँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो फिर और भी छोटी हो जाएगी, उसको भी नेगलेक्ट कर सकते बेटा, मल्टीप्लाई में है ना बेटा, मल्टीप्लाई में चीजें नेगलेक्ट नहीं होती, एडिशन में सब 1 + 0.005 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1, और 1 × 0.005 कर देगा तेरी ऐसी तैसी, 1 के बराबर तो आंसर आई, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता।
ठीक है। सिमिलरली यहां भी वही चीज है कि आप Kb का रियल फॉर्मूला तो यही है बेटा। हाँ, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% हो जाए तो यू कैन इग्नोर इट, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो सी अल्फा स्क्वायर। और अगर ये अल्फा की वैल्यू ज्यादा है या इजीली कैलकुलेट हो जाए, उस केस में आप इसको के बी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा लिखोगे। ठीक है, फॉर मोनोप्रोटिक एसिड एंड मोनोप्रोटिक बेस नहीं होता, मोनोप्रोटिक एसिड होता है। और इसको आप ये कह सकते हो कि भाई जिसकी एसिडिटी 1 होती है, ऐसा एसिड बेस जिसकी एसिडिटी 1 होती है, उसके लिए सी अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट लगता है। ये हम कई बार यूज करेंगे आगे तक, है ना। हो जाएगा, इजी है। K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इसमें अल्फा आपने नेग्लेक्ट कर रखा है, नीचे वाला 1 माइनस अल्फा से अल्फा आपने नेग्लेक्ट कर रखा है, ये आप दिमाग में रखना। अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, के ए के बी क्या है, वही है जो आयनेशन कांस्टेंट निकालते हैं। सिर्फ एसिड के लिए निकाल दिया तो के ए, बेस के निकाला है तो के बी, और वाटर के लिए निकाल दूंगा तो के एच हो जाएगा। बस इतनी सी बात। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज देखिए, H3PO4। अब आपको ये पता लग गया होगा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। एक दो लॉज हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन प्रिंसिपल है, ये ले चार्टले प्रिंसिपल है, वो सारी चीजें। H3PO4 है, समझना। अगर ये एक H प्लस देता है और एक HPO4 माइनस बनाता है, तो इसके लिए आप Ka1 लिखेंगे, प्रोडक्ट HPO4 माइनस अपॉन, इसको 1 लिखा, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये 3 H प्लस दे सकता है। अगर मैं इसको H2PO4 माइनस को फिर से आयनाइज करूं और एक H प्लस और दिला दूं तो ये हो जाएगा। तो एक और आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हो आप, ये है आपका सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। पहले देखिए, फिर अगर आप HPO4 2 माइनस को आयनाइज करते हैं तो एक और निकल सकता है थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगर इन तीनों को मैं मिला करके एक साथ लिख दूं कि H3PO4 is giving 3H plus ion and forming PO4 3 minus, और इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख दूं H प्लस का क्यूब 3 माइनस H3PO4। क्या आप ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन नंबर 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले आप ये जज करना। और अगर आ रहा है तो Ka1 Ka2 Ka3 इज इक्वल टू Ka। यानी कि अगर आपको किसी एसिड के स्टेप वाइज आयनाइजेशन कांस्टेंट दे दे कि भाई H3PO4 का फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट है 2, 3, 5, तो बताइए इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। पहले इसको जज कीजिए कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखिए इसको, हाँ बिल्कुल आएगा। Ka1 को बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट, एंड दिस इज ऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट। इसमें मतलब लॉगरिथम इसमें लिखे। अच्छा, इसमें क्या लगता है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन तीनों में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? क्यों? अब सोचेगा आंसर। हाँ भाई, ये
H प्लस जो डोनेट करेगा उससे ज्यादा H प्लस ये डोनेट करेगा या उससे कम करेगा? देखो ये H प्लस डोनेट कर देगा, ये नेगेटिव आयन आ गया, फिर नेगेटिव आयन इतनी आसानी से H प्लस डोनेट नहीं करेगा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा कम और इसका बहुत कम। यानी कि आप ये कह सकते हो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अगर ये कम होता गया तो Ka1 कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नोट करके, Ka1 इज मैक्सिमम, Ka2 और Ka3 because donation of H plus ion is easier, because donation of H plus ion is easier from neutral acid, ब्रैकेट में लिखना H3PO4, इस केस में H3PO4 है। यही चीज आपसे H2SO4 के लिए भी पूछ सकता है, तो Ka1 Ka2 बोल देगा किसकी वैल्यू ज्यादा है क्यों, ठीक है, तो वही बात है, सारा आंसर सेम है। बट डोनेशन ऑफ H प्लस आयन इज कंपैरेटिवली लेस, of H plus ion is comparatively less from a negatively charged ion, from a negatively charged ions, and so on and so on. सर हमें क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट वाली क्वेश्चन दे देगा, फिर बाकी हमें खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन का कोई भी टाइप आ सकता है, आपको बोल देगा H2SO4 के लिए फर्स्ट आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, सेकंड की ये है, तो बताइए H2SO4 का आयनेशन कांस्टेंट, एक ही हो जाए। दूसरा कि प्रूव दैट द स्टेप वाइज आयनेशन कांस्टेंट, या इसको प्रूव करवा लेगा, इसको प्रूव कर, फिर तो आपको सारे करना पड़ेगा, या फिर ये पूछ लेगा ये ज्यादा होता है ये कम होता है क्यों होता है। ये तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे को लगा सिर्फ रिएक्शन जैसे आपने दे रखी है ना, सिर्फ रिएक्शन है कि बाकी स्टेप हमें करके दिखाने पड़े। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या लिखा? जनरली एंड सो ऑन। हाँ आगे लिखिए। दस आयनाइजेशन डिक्रीजेज ग्रेजुअली, thus ionization decreases gradually and value of ionization constant decreases. Also value of ionization constant decreases also. क्लियर है? अच्छा ये भी देखो, अगर मैं कहता हूं ये एक एसिड है जिसके लिए दो एसिड है, एक है एसिड ए, एक है एसिड बी, इसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके लिए, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑफ कोर्स, देखो ना Ka का फॉर्मूला H प्लस आता है ना ऊपर, तो आप ये कह सकते हो कि Ka इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ता है तो Ka की वैल्यू बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये भी नोट लगा के लिख सकते हो आप नोट नंबर 2 में। और ये जो बातें मैंने एसिड के लिए कही हैं, ये सारी बातें आपको बेस के लिए भी समझनी है, वो मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे। उसमें बोल देगा Kb1 Kb2 Kb3 फिर Kb, ठीक है, वो सब आप देख लेना। नोट नंबर 2 में ये लिख लीजिए, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो Ka बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है।
ठीक है, तो अब एक बार आप एनसीईआरटी निकालिए, मैं आपको टिक करा देता हूं।